जैसे ही वो इंस्पेक्शन कंप्लीट होती है तो उसके बाद फिर उस रूफ स्लैब की कंक्रीट पोरिंग की जाती है। इस स्टेज पे भी आपको इन चीजों का ख्याल रखना है कि फर्दर जो नेक्स्ट फ्लोर के आपने कॉलम्स ऊपर की तरफ उठाने हैं वो इन डॉवल्स के साथ कनेक्ट हो सके। अगर कहीं पर भी ये कनेक्टिविटी ब्रेक होती है तो ऑब्वियसली आपकी पूरे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एक और चीज कि इस पूरे कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन के दौरान आपने जो आम रेजिडेंशियल शटरिंग होती है वो इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करवाएं, जिसमें आप 4x8 की वुडन प्लाई शीट्स का इस्तेमाल करें। इससे कंक्रीट की फिनिशिंग भी अच्छी आती है और ये इजीली रिमूवेबल भी है, जबकि स्कैफोल्डिंग स्ट्रेंथ वाइज शटरिंग के मुकाबले में काफी बेहतर साबित होती है। एक और चीज जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये कि पूरे कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन के दौरान जहां जहां आपने कंक्रीट वर्क करना है, इस दौरान आपने इस कंक्रीट पोरिंग में वाइब्रेटर का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। इसकी वजह यह है कि वाइब्रेटर के इस्तेमाल से एक तो कंक्रीट की सेग्रीगेशन अच्छी होती है, मिक्सिंग अच्छी हो जाती है, जितने भी उसके अंदर स्पेसेस या बबल्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंक्रीट की ओवरऑल स्ट्रेंथ, उस स्टील की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और सबसे बढ़कर इसकी एक अच्छी फिनिशिंग भी आती है। एक और पॉइंट ये, बेसमेंट की ड्रेनेज के लिए जो बेसमेंट में एक मड पंप लगाया जाता है, सिर्फ वो ही काफी नहीं होता, बल्कि जो आपका लिफ्ट का सेक्शन होता है उसके लिए जो पिट क्रिएट की जाती है वहां पर भी आपने पंप जरूरी लगाना है, ताकि किसी भी वजह से वहां पर अगर कोई पानी स्टोर हो जाता है तो वो डायरेक्टली उस पंप के थ्रू सेप्टिक टैंक के अंदर जा सके और फर्दर फिर आगे मेन होल तक पहुंचे। जैसे ही आपका बेसमेंट का वर्क मुकम्मल हो तो फिर उसके बाद बेसमेंट की रिटेनिंग वॉल्स के अराउंड आउटसाइड से वाटर प्रूफिंग का प्रोसेस आ जाता है, जिसमें सबसे पहले आप बेसमेंट की आउटर साइड से मेम्ब्रेन शीट्स लगवाते हैं। और हमने अपनी कंस्ट्रक्शन के दौरान इसके अंदर एक्सेसिव एक काम यह करवाया कि मेम्ब्रेन शीट्स लगवाने के बाद उसके अराउंड बकायदा डबल लेयर्ड पॉलीथीन रैप भी लगाया। इससे मेम्ब्रेन शीट के ऊपर भी एक हिफाजती लेयर क्रिएट होगी जो कि फर्दर कल को मेम्ब्रेन शीट को उखड़ने से बचाएगी और इसको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड भी प्रोवाइड करेगी। इस स्टेप की कंप्लीशन के बाद बेसमेंट के अराउंड जितना भी रिमेनिंग एरिया होता है वहां पर आप सॉइल फिलिंग करवाते हैं और उसकी बकायदा कंपेक्शन करवाकर साइड्स से टेपर्ड एज के अंदर सॉइल मजीद लगवाते हैं, ताकि फर्दर कल को अगर किसी भी वजह से लाइक बारिश की वजह से पानी खड़ा हो जाए आपके प्लॉट के अराउंड तो वो आपकी रिटेनिंग वॉल्स को या फाउंडेशंस को मजीद डैमेज ना कर सके। व्यूअर्स, इसके बाद शुरू होता है ग्राउंड फ्लोर के लिए कॉलम्स का वर्क, जिसमें सबसे पहले स्टार्टर्स लगाए जाते हैं, जिसके अंदर रहते हुए फिर जो डॉवल्स हमने ऑलरेडी निकाले होते हैं उसके साथ फिर उस कॉलम के स्टील को फिक्स करके पूरे कॉलम की स्टील फिक्सिंग की जाती है। उसमें इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग के कोई पॉइंट्स हो तो वो कॉन्ड्यूइट्स और पॉइंट्स प्लेस कर दिए जाते हैं। फिर डीएचए मुल्तान बिल्डिंग कंट्रोल टीम की जानिब से उसकी इंस्पेक्शन करवाई जाती है। फिर इसके अराउंड स्कैफोल्डिंग करके इसकी कंक्रीट पोरिंग की जाती है। जैसे ही कंक्रीट पोरिंग के बाद ये कॉलम्स ड्राई आउट होते हैं तो इसके बाद इनकी ज्यूटिंग का सिलसिला स्टार्ट कर दिया जाता है। कॉलम्स के बाद बारी आती है रिटेनिंग वॉल्स ऑफ लिफ्ट की, जिसमें सबसे पहले उनका भी स्टील बांधा जाता है। स्टील फिक्सिंग करने के बाद डीएचए के बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट से इसकी इंस्पेक्शन करवाई जाती है। इसके अराउंड दोबारा से स्कैफोल्डिंग लगाई जाती है। स्कैफोल्डिंग लगाने के बाद इसकी कंक्रीट पोरिंग की जाती है और इसके ड्राई आउट होने के बाद जब स्कैफोल्डिंग ओपन की जाए तो फिर इसकी ज्यूटिंग का सिलसिला भी स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे ही कॉलम्स और रिटेनिंग वॉल्स एक सर्टेन लेवल ऑफ रूफ अचीव करती हैं तो उसके बाद फिर उनमें से डॉवल्स नेक्स्ट फ्लोर के लिए लीव आउट कर दिए जाते हैं और उससे थोड़ा सा नीचे रूफ लेवल पर बकायदा स्कैफोल्डिंग लगाकर फिर उस फ्लोर की रूफ स्लैब के लिए स्टील फिक्सिंग की जाती है। उसकी स्टील फिक्सिंग भी एज पर अप्रूव्ड ड्राइंग्स होती है, जिसकी बकायदा डीएचए मुल्तान बिल्डिंग कंट्रोल टीम की जानिब से इंस्पेक्शन की जाती है एज पर अप्रूव्ड स्ट्रक्चरल ड्राइंग। अप्रूवल के बाद फिर इसकी भी स्लैब पोरिंग की जाती है और स्लैब पोरिंग जैसे ही कंप्लीट हो तो फिर वाटर क्योरिंग का सिलसिला जारी रहता है। इसी तरह आप हर फ्लोर की सबसे पहले कॉलम्स की स्टील फिक्सिंग करवाते हैं, फिर उसकी इंस्पेक्शन करवाते हैं और फिर उसकी कंक्रीट पोरिंग करते हैं। उसके बाद बारी आती है लिफ्ट के सेक्शन की, उसकी भी बकायदा स्टील फिक्सिंग होती है, इंस्पेक्शन होती है और फिर उसकी भी कंक्रीट पोरिंग होती है और फिर इसके बाद रूफ स्लैब की भी स्टील फिक्सिंग की जाती है, उसकी भी इंस्पेक्शन की अप्रूवल करवाई जाती है और फिर उसके बाद आप उसकी कंक्रीट पोरिंग करते हैं। इसके बाद आप आखिरी फ्लोर पर जाकर जो आपका मम्टी एरिया होता है या जो स्टेयर टावर होता है उसकी भी कंक्रीट पोरिंग करते हैं आप और सेम प्रोसेस रिपीट किया जाता है मशीन बॉक्स रूम के लिए जो कि लिफ्ट के सेक्शन में बनता है। इसी के साथ साथ जैसे जैसे फ्लोर से स्कैफोल्डिंग उतरती जाती है उस फ्लोर पर फिर ब्रिक वर्क स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपका ब्रिक वर्क कंप्लीट होता है तो साथ ही आप उसके अंदर इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग पॉइंट्स और कॉन्ड्यूइट्स जो प्लेस करवाने होते हैं वो करवाते हैं और फिर उसके बाद आप प्लास्टर्स और फ्लोर्स पीसीसी करते जाते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज का और ख्याल करना होता है कि आपको मल्टी फ्लोर पर सोलर के डॉवल्स ऑलरेडी कंक्रीट पोरिंग से पहले छोड़ने होते हैं। इसके बाद आखिरी फ्लोर पर आप पैरापेट वॉल का ब्रिक वर्क कंप्लीट करते हैं, उसके प्लास्टर्स करते हैं। इसके अलावा ओवरहेड वाटर टैंक की भी कंस्ट्रक्शन ऊपर टॉप फ्लोर पर की जाती है और याद रखें कि इस ओवरहेड वाटर टैंक के दरमियान एक पार्टीशन भी होती है। इसका एक पार्ट
आप नॉर्मल यूजेज के लिए रखते हैं जो कि थ्रू आउट कमर्शियल के यूजर्स के लिए रहता है, और दूसरा पार्ट जो है उसको आपने हर टाइम 24/7 कंप्लीटली फिल्ड रखना होता है। उसकी वजह यह है कि वो पार्ट फायर इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद आप एंड में टॉप फ्लोर के ऊपर टसू की फिक्सेशन करते हैं और उसके ऊपर ग्राउटिंग करवा देते हैं। व्यूअर्स, अंदर के फ्लोर प्लान के हवाले से आपको बताते चलें कि जरूरी नहीं कि आपने उसी फ्लोर प्लान को फॉलो करना है जो कि हम अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आप 100% अपनी मर्जी कर सकते हैं, लाइक किचन की प्लेसमेंट कहां करनी है, बाथरूम्स की प्लेसमेंट कहां करनी है, इनकी डायमेंशंस क्या रखनी है। इसी के साथ साथ अगर आप इनमें अपार्टमेंट्स दे रहे हैं तो अपार्टमेंट्स के जो डिफरेंट रूम्स हैं उनकी क्या डायमेंशंस रखनी है, किस तरह की पार्टीशंस रखनी है, कहां पर किचन और बाथरूम्स की प्लेसमेंट रखनी है, ये सब चीजें आप 100% कस्टमाइज कर सकते हैं। और इस तरह व्यूअर्स आपका एक 4 मरला कमर्शियल ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। इसके बाद आप जस्ट फिनिशिंग की तरफ मूव करते हैं। फिनिशिंग के ऊपर भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो फीचर करेंगे आने वाले दिनों में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फिनिशिंग के दौरान भी आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है, आपने किस काम को किस तरतीब के साथ, किस ऑर्डर के साथ यहां पर परफॉर्म करना है। रिसेंटली हमने अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक वीडियो रील फीचर की थी, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि हम बहुत जल्द अपने इस चैनल के ऊपर और तमाम तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 4 मरला कमर्शियल ग्रे स्ट्रक्चर के हवाले से एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपके साथ उसकी एंड कॉस्ट भी शेयर करेंगे। उस वीडियो का हमें आप सबकी जानिब से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत सारी क्यूरीज हमें रिसीव हुई, और उन क्यूरीज में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये था कि इस पूरी कंस्ट्रक्शन फेज में कितना टाइम कंज्यूम होता है और आज के दौर में इसकी एंड कॉस्ट क्या होगी। तो जस्ट आपकी जो बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, देखने में तो ये बहुत सिंपल आसान होता है, लेकिन जब आप इसको ऑन साइट एक्चुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बेसमेंट का वर्क बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होता है। जस्ट बेसमेंट का ही प्रोसेस तकरीबन 2 महीने का होता है, जिसके बाद फिर मजीद इससे ऊपर की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो हार्डली 1 या 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो डीएचए मुल्तान में एक 4 मरला कमर्शियल का जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है वो यूजुअली 3 से 4 मंथ्स ले जाता है। लेकिन अगर यही कमर्शियल्स आउटसाइड डीएचए हो तो ऑब्वियसली उसके ऊपर थोड़ा सा हमें जरा कम टाइम लगता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पूरा एक मैकेनिज्म है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। लाइक इंस्पेक्शंस को अगर हम देखें तो हम तब तक अपना काम आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक हमारी इंस्पेक्शन का फेज कंप्लीट ना हो। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, लेकिन राउंड अबाउट हमें 3 to 4 मंथ्स जस्ट ग्रे स्ट्रक्चर के फेज में लाजमी लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग के हवाले से। तो व्यूअर्स, आज हम जो आपके साथ प्राइस शेयर करने जा रहे हैं ये एक 4 मरला कमर्शियल ग्रे स्ट्रक्चर जो कि फुल फ्लेज्ड कवर्ड एरिया के साथ कंस्ट्रक्ट किया गया है विद बेसमेंट उसकी होंगी, और ये वो प्राइसेस होंगी जो कि एज ऑफ नाउ एट द एंड ऑफ जुलाई 2026 मटेरियल की प्राइसेस सर्कुलेट कर रही है मार्केट में इन अकॉर्डेंस विद द प्राइसेस ऑफ डॉलर एंड पेट्रोल। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक 4 मरला कमर्शियल ग्रे स्ट्रक्चर की जो टोटल कॉस्ट आपको आएगी अगर आप खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये कॉस्ट आपकी ऑलमोस्ट 22 से 23 मिलियन रुपीस तक जाएगी। लेकिन यही कंस्ट्रक्शन आप अगर एक स्किल्ड और प्रोफेशनल बिल्डर या कंस्ट्रक्शन कंपनी से करवाते हैं लाइक आहद बिल्डर्स, तो ऑब्वियसली आपको इसमें काफी हद तक सेविंग भी हो सकती है। तो व्यूअर्स, अगर आपको भी डीएचए मुल्तान या मुल्तान में कहीं पे भी रियल एस्टेट के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग के हवाले से कोई सर्विसेज हासिल करनी है तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप फ्रीली हमसे राब्ता कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को टाइमली रिस्पॉन्ड बैक किया जाएगा। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट शान खान को इजाजत दें। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।